तो गांव देहात में जब एक बार दुल्हन आती है तो उसका एक बार मुंह दिखाई देता है परिवार का, फिर उससे सब लोग अपना व्यवहार सामाजिक रहता है। लेकिन नीतीश कुमार के राज में तो जब जाते हैं अंचल में जमीन का कागज देखने के लिए, तो आप अगर एक बार गए तो भी 500-600 देना है, फिर अगली बार जाएंगे तो उसी कागज को देखने के लिए फिर 500 देना है, अगर गलती से तीसरी बार चले गए तो उसी कागज के लिए फिर 500 देना है। अगर दूसरा कोई आरजेडी का अगर चुनाव लड़ा होता तो क्या सुधाकर सिंह जी इसी प्रकार से मेहनत करते जैसे अजीत सिंह जी के लिए कर रहे हैं? अगर ये सोचता होगा कोई नेता कि हम अडानी अंबानी के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम नहीं करेंगे, सुधाकर सिंह चुनौती के रूप में खड़ा रहेंगे। आंदोलन किए। विधुड़ी जी का एक बयान आता है, वो भी किसान आंदोलन के नेता हैं, कि हमने कांग्रेस के लिए सारा मंच तैयार किया, फिर भी कांग्रेस हरियाणा चुनाव हार गई। आप क्या मानते हैं कि हार के पीछे मुख्य वजह क्या थी? नीतीश कुमार जी तो राज्य का मुख्यमंत्री कभी मुख्य सचिव को, कभी डीजीपी को हाथ जोड़ते हैं, ये काम कर लीजिए। जब राज्य का मुख्यमंत्री अधिकारियों के सामने साष्टांग हो तो उस राज्य के नीचे के कर्मचारियों का क्या हाल होगा, आप समझ लीजिए। रामगढ़ एक अछूता जगह है जहाँ वसूली हम लोग नहीं होने देते। अजीत सिंह सुधाकर सिंह नहीं बन सकते। यहाँ नेताओं के लिए भारत का निर्माण नहीं हुआ था, यहाँ राजनीतिक दलों के लिए भारत का निर्माण नहीं हुआ था। देश की आजादी दूसरे काम के लिए हुई थी। राजनीतिक विचारधारा इतनी जल्दी कैसे बदल जाती है? आप कुछ दिन पहले बीजेपी में थे तो उस समय आप मोदी जी का ऑब्वियस सी बात है कि आप गुणगान करते होंगे, फिर अभी आप मोदी जी की बुराई करते हैं। कुछ जगहों पे पुराने मीटर को हटा करके भी नए स्मार्ट मीटर को जोड़ा गया है, और इसमें है क्या कि पहले मैनुअल मीटर था, उसके बाद फिर दूसरा मीटर चल हुआ, फिर स्मार्ट मीटर। तो इस तीनों के जो उसका बिजली का उतना उत्पादन है, जितना हम खपत कर रहे हैं, उससे रेट क्यों ज़्यादा हो रहा है? ये मनोज तिवारी तो स्थानीय आदमी है, ऐसा वो दिल्ली चले गए कि यहाँ के इलाके का भूगोल भूल गए। 23/10/2024 को एक लेटर आता है। इस लेटर में वो लेटर मनोज तिवारी, जो सांसद मनोज तिवारी जी हैं, उनका लेटर आता है। जो इसीलिए पूरा चर्चा था कि चौबे जी 10 साल भागलपुर की चिंता में थे और मिथिलेश तिवारी चिंता में पड़े हैं कि गोपालगंज से बक्सर आने में कितना हमको जल्दी आसानी हो। घूसखोरी को रोकने के लिए और इस सर्वे के अनियमितताओं को रोकने के लिए माननीय सांसद क्या कदम उठाएंगे? किसी भी कार्यक्रम में अगर परशुराम तिवारी दिखे हो लोकसभा के चुनाव में, तब न माना जाएगा कि वो दल छोड़ दिए और भाजपा ज्वाइन कर लिए। व्यक्ति चुनाव जिता नहीं सकता, एक टिकट दे सकता है। कि कांग्रेस किसी जमाने में 50% वोट पाती थी, अब 20% पाती है। लोकतंत्र और कानून में आरोपी अगर आरोप लगा रहा हो तो उसके आरोप में कोई दम नहीं है। जो स्मार्ट मीटर है वो स्मार्ट चीटर है। कैसे हैं दर्शकों, आज हमारी फिर से बात हो चुकी है और बात होने चल रही है बक्सर के सांसद और रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह जी के साथ। और जो बातें होंगी वो कहीं ना कहीं आप सभी लोग भी इसके इंतजार में होंगे कि इस बात पे, इस उपचुनाव पे पूर्व विधायक सुधाकर सिंह जी का भी मंतव्य आना चाहिए और बातें होनी चाहिए। तो उसको देखते हुए हमारे वंदे भारत समाचार की टीम आ चुकी है इनके स्थानीय विधानसभा में और इनसे कुछ प्रश्न करेंगे। और हमें लगता है कि अगर कुछ प्रश्न अगर छूट जाएंगे तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे और उस प्रश्नों को हम दोबारा भी आकर के पूछ लेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वंदे भारत। नमस्कार। पहला प्रश्न यही आता है कि लोग आपके ऊपर परिवारवाद का जो आरोप लगा रहे हैं, इस पे आप इसको आप किस नजर से देखते हैं? आरोप लगाने वाले कौन हैं लोग हैं? लोकतंत्र और कानून में आरोपी अगर आरोप लगा रहा हो तो उसके आरोप में कोई दम नहीं है। दूसरी बात कि अगर हम परिवार के, मेरे पिता राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने अगर मुझे टिकट दिया लोक विधानसभा लड़ने के लिए तो हमने अपने क्षमता का प्रदर्शन किया। हारी हुई राष्ट्रीय जनता दल की सीट हमने उसको जीतने का काम किया। कैमूर जिला में चारों सीट राष्ट्रीय जनता दल हारी हुई थी, चारों सीट में 3 सीट राष्ट्रीय जनता दल जीता और चौथी सीट भी बीएसपी जीता, न कि बीजेपी जीता। जी, लोकसभा भी लड़ने के लिए अवसर दिया पार्टी ने, लालू प्रसाद जी ने। तो मैंने क्षमता का प्रदर्शन किया। जो बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, देश के 1 दर्जन सीटों में से 1 सीट बक्सर मानी जाती है और बिहार की दूसरी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है पटना के बाद, जी, तो उस सीट को हमने जीता।
हमारे अगल बगल जितनी सीटें थी लोकसभा की वो सभी सीटें इंडिया गठबंधन के लोग जीते। तो इसमें परिवार का कहाँ रोल आ गया? अगर हमारे सभी मतदाता को हम परिवार मानते हैं तो हमारा परिवार है ये। बाकी अगर केवल एक व्यक्ति के तौर पे परिवार मानते हैं तो एक व्यक्ति चुनाव जिता नहीं सकता, एक टिकट दे सकता है। जी, एक चीज हम बहुत क्लियर कर देते हैं। अभी एक वीडियो हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, वो आपको सांसद के जो प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी जी, उनके सोशल साइट पे हम एक वीडियो देख रहे हैं यहीं कि आपके स्थानीय आपको एनडीए अलायंस के जो कहें तो नेता कांग्रेस के परशुराम तिवारी जी वो बीजेपी में शामिल हो गए, इसकी जानकारी है आप? ये अभी मीडिया को शायद अब पता चला हो कि वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। पूरे लोकसभा के चुनाव के दौरान परशुराम तिवारी किसके लिए प्रचार कर रहे थे? इंडिया ब्लॉक के किसी भी मंच पर किसी भी कार्यक्रम में अगर परशुराम तिवारी दिखे हों लोकसभा के चुनाव में, तब न माना जाएगा कि वो दल छोड़ दिए और भाजपा ज्वाइन कर लिए। सही है कि वो भाजपा के मंच से वोट नहीं मांग रहे थे, लेकिन परशुराम तिवारी लोकसभा के चुनाव में संपूर्ण रूप से कई बैठकें आयोजित किया मिथिलेश तिवारी के साथ भाजपा के समर्थन में। जी, यहाँ का रामगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। इसमें कहीं उनके आने और जाने से कांग्रेस को जो फर्क पड़े, चूंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी, पहला हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि आप संसद भवन में गए, बोलने का भी मौका मिला, आपने अपने जो पहले सत्र रहे, जो आपको पहली बार मौका मिला बोलने का, आपने कौन से प्रश्नों को उठाया? देखिए, वो विषय अभी भी देखेंगे तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर वो पूरा सत्र का भाषण या जो मेरे उसमें उद्बोधन है सभी अपलोड है। जी, उसकी चाहे तो अंश निकाल लें, लेकिन मुख्य विषय जो हम आपको बता दें वो भाषण को छोड़ दें तो किसानों की आमदनी दोगुना कैसे हो, जी, यह नारे जो मोदी ने लगाए वह जमीन पर कैसे पहुंचे, इस काम को हम लोग को करना होगा। जी, ये नारों से किसानों का भलाई नहीं होगा, किसानों की भलाई के लिए हमको धरातल पे काम करना होगा। आज गरीबी बढ़ी है बिहार के किसानों की और देश के किसानों का, यह राष्ट्र रिजर्व बैंक इंडिया के आंकड़े बताते हैं। जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप पड़ा हुआ है एक तरह से, और दूसरा है कि किस तरह से भारत की सरकार, मोदी की सरकार केंद्रीय संसाधनों का इस्तेमाल गुजरात और अहमदाबाद के विकास में लगा रहा है। गुजरात अपने से विकास नहीं कर रहा है बल्कि भारत सरकार के पैसे के निवेश से आगे जा रहा है। तो ये जो असमानता है, सार्वजनिक वित्त की असमानता, इसके लिए एक स्पष्ट नीति देश में बनना चाहिए और उसके लिए उस विषय को हमने उठाया भी था पार्लियामेंट के भीतर अपने मुख्य भाषण में। जी, बाकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी मैंने बोला था। ये 3 मेरे वहाँ उद्बोधन थे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस विषय पर हम बड़े स्तर पे काम करने जा रहे हैं। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात होती है तो हम हमारे दर्शक इसको क्लियर जानना चाहेंगे कि उस शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आपने किन बातों को रखा था? पहले तो आप समझें कि मैं प्रतिनिधि बक्सर का हूँ, लेकिन हम भारत की संसद के सदस्य हैं। जी, और कोई भी वहाँ पैसा लोकसभा के हिसाब से बंटवारा नहीं होता। वहाँ जो पैसे का जो साधन होता है बंटवारा, वह नीतिगत मसला है कि किस विभाग में कितना पैसा हम भेजेंगे जी, और फिर उस विभाग में किन राज्यों को कितना पैसा जाएगा, उसके हम कानून बनाते हैं। जी, और इसके जरिए बिहार में जो असमानता है देश के स्तर पे, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, उस असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार को प्रयास करना होगा। भारत सरकार को प्रयास का अर्थ होता है कि बजट एलोकेशन बढ़ाना होगा, और जब बजट एलोकेशन जब बढ़ेगा तो बक्सर की भी हिस्सेदारी उसमें आ जाएगी। सवाल है कि बिहार को ही कुछ नहीं मिल रहा तो बक्सर भी पिछड़ जा रहा है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा भी नहीं आया, लेकिन रेल, ऊर्जा, औद्योगिक विकास और सड़कों में पैसा 13,000 करोड़ के आसपास मिला 1 साल के भीतर बक्सर को। ये बात अखबारों में भी छपा कई जगहों पर। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे
बक्सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बक्सर का बाईपास, चौसा बिजली घर की क्षमता बढ़ा करके 1300 से 2100 मेगावाट, नवानगर विशेष आर्थिक जोन का निर्माण, जिसमें अभी तक 3000 करोड़ रुपए का निवेश आ गया है। अगले 1 साल में वहाँ कम से कम 25,000 करोड़ का निवेश वहाँ आएगा केवल नवानगर में अकेले। डुमराव में हमारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना शुरू हो चुका है, जिसमें एक बड़े स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उसको हम लोग विकसित कर रहे हैं 600 करोड़ रुपए में, और भी पैसे वहाँ लगाएंगे हम लोग। तो ये काम हम लोग शुरुआत किए हैं 4 महीना में। जी 23/10/2024 को एक लेटर आता है। इस लेटर में वो लेटर मनोज तिवारी, जो सांसद मनोज तिवारी जी हैं, उनका लेटर आता है, जो कि वो मांग करते हैं नितिन गडकरी जी से। कहते हैं कि बलिया से लेकर के बक्सर गंगा नदी पुल एवं बक्सर से आरा के बीच जो 72.5 किलोमीटर है, निर्माण की मांग उन्होंने सांसद मनोज तिवारी के माध्यम से किया है। कौन? मिथिलेश तिवारी जी ने, जो बक्सर के प्रत्याशी रहे, जो आपके साथ जिनकी लड़ाई रही, उन्होंने मांग किया है। ऐसे में इस पे क्या आपका ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ? बहुत आश्चर्य है कि मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के रहने वाले हैं जी, इसीलिए बक्सर के मामले में उनको कोई जानकारी नहीं है। पहले भी इसीलिए पूरा चर्चा था कि चौबे जी 10 साल भागलपुर की चिंता में थे जी, और मिथिलेश तिवारी चिंता में पड़े हैं कि गोपालगंज से बक्सर आने में कितना हमको जल्दी आसानी हो। जी, गंगा पर जहां पर मांग किए हैं वहां पे ऑलरेडी एक पुल है, जी, शानदार पुल है। ये निकम्मा लोग ये मांग करना चाहिए था कि बिहार की सरकार आज तक रोड से कनेक्टिविटी नहीं दी। चक्की के पास 82 पुल बोलते हैं, 82 माने वो गांव का रकबा मौजा है, जी। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 700 करोड़ रुपए लगा के गंगा पे पुल बना दिया है वर्षों से, जी, जो बक्सर और बलिया को जोड़ने के लिए दूसरा लिंक है। बक्सर और बलिया को जोड़ने के लिए पहला लिंक तो बक्सर में ही पुल है, जी, तो ऑलरेडी पुल है। और बक्सर और आरा के बीच में एक और पुल बना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कहिएगा तो हम फोटो मंगवा के आपको दे देंगे, जी, देखा जाए कि क्या मन। मुझे तो मिथिलेश तिवारी पर तो आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि वो यहाँ के स्थानीय आदमी नहीं है। ये मनोज तिवारी तो स्थानीय आदमी है। ऐसा वो दिल्ली चले गए कि यहाँ के इलाके का भूगोल भूल गए। अभी भी पुल है, हम पुल से जाते हैं, उस पुल से नया ब्रिज है, रोड नहीं है, कच्चा है बिहार के साइड में। तो ये बिहार का नीतीश कुमार जो भाजपा की सरकार है उसे मांग करके पूरा कराना चाहिए। हालांकि उनके बस की बात नहीं है, होगा नहीं, हम उसको हम बनवा देंगे। जी। एक चीज खूब चर्चा हो रही है क्षेत्र में, अजीत सिंह सुधाकर सिंह नहीं बन सकते। ये भाजपा के लोग ऐसा कह रहे हैं। क्या अजीत जैसा बन सकता है भाजपा का कोई एक कार्यकर्ता बता दे नेता भाजपा में जो अजीत के बराबर का हो? उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए 2 बार जेल गए। कोई है दम भाजपा के किसी कार्यकर्ता में, नेता में? हमारे जैसा वो जरूर बनेंगे। हमसे उम्र में कम है, एक समय में आएंगे मुझसे भी मजबूत बनेंगे। लेकिन भाजपा के लोग बता दे कि उनके जूते के बराबर है ये लोग। जहां उनका एक भाजपा का जो नेता जो यहाँ एमएलए था अशोक सिंह जो लड़ रहा है जी, उसका दामाद यहाँ सवा शेर निकला भ्रष्टाचार में, एनआईए का डीएसपी, कैमूर से लेके गया तक पैसे की वसूली करवा रहा था, जिसके आरोप में वो जेल गया, सीबीआई रंगे हाथ पकड़ी। वो अपने बारे में बात करे कि उनमें क्या दम है। अजीत उनसे 100 गुना बेहतर कैंडिडेट है। क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा जन सहयोग मिल रहा है? क्षेत्र में हमें एमएलए एमपी न भी रहे तो भी जन सहयोग मिलता है। ये हमारा घर है और यहाँ हमारे रिश्ते पारिवारिक हैं लोगों से। जी, हमारा कोई रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है और बरसों से है, सैकड़ों साल से है। लोकतंत्र जब नहीं था तो भी रिश्ते थे सबसे हमारे सामाजिक, जी, और अब लोकतंत्र है तो राजनीतिक भी रिश्ते हैं। यहाँ कोई समस्या नहीं। हम लोग जहाँ खड़ा होते हैं वहीं लोग रहते हैं। हमारे इनके जैसे भीड़ थोड़ा ना लेके चलना है दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना आदमी है। जी, बिल्कुल ऐसा लोगों का कहना है। और एक प्रश्न बार बार और एक उठ रहा है कि अगर दूसरा कोई आरजेडी का अगर चुनाव लड़ा होता
तो क्या सुधाकर सिंह जी इसी प्रकार से मेहनत करते जैसे अजय सिंह जी के लिए कर रहे हैं? मैं पार्टी के लिए जब हम एमएलए नहीं थे तो भी काम करते थे। आप तो भभुआ का चुनाव को देखे हैं, जी वहाँ तो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट लड़ रहे थे कांग्रेस के शंभू पटेल जी, जी और हमने पूरा 3 महीना भभुआ में कैंप किया और लड़ाई में ले आया, और अगली बार हम लड़ाई जीत गए विपरीत परिस्थितियों में। जी ऐसा तो जहाँ भी मुझे लगाया है पार्टी हम लोग लगे हैं और मजबूती से लगे हैं और फूटा गाड़ के लगते हैं और चुनाव का परिणाम निकालते हैं। किसान जो धरना दे रहे हैं, किसानों के जो धरने हैं उसको लेकर के आप काफी एक्टिव रहे। आपके द्वारा राकेश टिकैत जी को भी यहाँ पे बुलाया गया और काफी चर्चाएं रही पूरे कैमूर में, कहे तो पूरे बिहार में। ऐसे में अभी उसका क्या स्थिति है? क्या फिर से उसको एक बल मिलेगा? मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ, केवल आंदोलनकारी भी नहीं हूँ। जी जहाँ से कानून बनते हैं, मैंने अभी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जिसका मैं मेंबर हूँ कृषि विभाग का, वहाँ पे मैंने प्रस्ताव लिया आया है कि भूमि अधिग्रहण के पूरे तरीके को हमको चिन्हित करना होगा, उसकी समस्याओं को, और उसका समाधान निकालना होगा, कानून बनाना होगा हम लोग को। और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पूरे देश के लिए कानून बनेगा। स्वाभाविक है किसी एक काम एक जिला के लिए नहीं बनता, एक राज्य के लिए कानून नहीं बनता। जो कानून बनेगा पार्लियामेंट से देश के लिए बनेगा। तो एक बेहतर कानून बनाने की दिशा में मैंने जो लिख कर दिया है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने अपने प्रोसीडिंग में ले लिया है मामले को, और जल्दी ही चर्चा शुरू करेंगे इस पे हम लोग। आपके विधायक रहते रामगढ़ विधानसभा में वैसे कौन से कार्य हैं जो छूट गए हो, जिसके लिए आप बताएंगे, कहेंगे कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो छूट गए हैं, इसको आप पूरा करें? देखिए, काम एक ऐसा है कि हम जब मानक तय करते हैं तो हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम मानक मानते हैं। जी वो जो मानक है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, कोई कैमूर के लिए रामगढ़ के लिए अलग मानक नहीं है। और उस बेंचमार्क पर हम देखते हैं कि हम कितना तक आगे गए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी उस बेंचमार्क पर नहीं पहुँचा जो निर्धारित बेंचमार्क है। वहाँ फिर भी 10-15% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं, जिनको रोजगार नहीं है, जिनको सरकार का प्रोटेक्शन चाहिए। तो उस बेंचमार्क में हम लोग बढ़े हैं आगे, अभी भी हम पीछे हैं, लेकिन इस बिहार में हम सबसे आगे हैं रामगढ़ के लोग। वो कृषि उत्पादन का क्षेत्र हो, शैक्षणिक संस्थाओं का सवाल हो, सिंचाई की व्यवस्था का सवाल हो, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत का सवाल हो, स्वास्थ्य सेवाएं अन्य जगहों से थोड़ा बेहतर है, बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा अन्य जगहों से बेहतर है। तकनीकी शिक्षा में मैंने स्वयं इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ पे आज हजारों शिक्षक और नर्स पढ़ाई कर करके सरकारी नौकरी पाए। तो ये जो विकास के काम है, जरूरी विकास, सड़कों की जाल का सवाल हो, ये तमाम हम काम को आगे बढ़ाए हैं और ये काम गुणवत्तापूर्ण हो। इसके अलावा दूसरा हिस्सा है कि कानून व्यवस्था और सरकारी तंत्र का मॉनिटरिंग। जब भी हम लोग नहीं रहते हैं यहाँ, तो दोनों ही खराब हो जाता है। कानून व्यवस्था भी खराब कर देते हैं, शराब माफिया, हीरोइन माफिया सक्रिय हो जाते हैं, और जो ब्लॉक और अंचल पे जो अवैध किसानों से जो वसूली होता है, धन का दोहन होता है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, उसको बढ़ जाता है जो ही हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए हमेशा एक मजबूत जनप्रतिनिधि होना चाहिए। वो राष्ट्रीय जनता दल के ही द्वारा संभव होता है। बाकी लोग केवल जनप्रतिनिधि बनने के बाद उदासीन हो जाते हैं और हिस्सेदार बन जाते हैं उसमें। जी, एक वाकया काफी वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे, हम चाहेंगे कि उस वाकया को आप क्लियर कर दें। अभी एक थानेदार का जैसा कि एक आरोप था कि आपका कि वो हमें व्यवहारिक रूप से नहीं लिया है, वो गलत शब्द हमको प्रयोग किए हैं थानेदार रामगढ़ के। वो क्या पूरा वाकया था, थोड़ा सा एक लाइन में समझा दीजिए। पहले तो थानेदार कहाँ चले गए सबको मालूम है जी, रामगढ़ से हटाए गए जी। जो उनके सरपरस्त थे डीएसपी, वो भी हटाए गए यहाँ से, जी, दोनों हटा दिए गए। शासन ने माना कि दोनों बदमाश थे और दोनों मिले हुए थे। किसानों को जो नई कंपनियां आई हैं, बाजल कंपनी और ये सब कंपनियां जो बिजली के तार पुल गाड़ती हैं,
वो बाकायदा किसानों से उगाही करती हैं कि आप हमको 25 शेयर दीजिएगा तो ट्रांसफार्मर देंगे, आपको बिजली का कनेक्शन लेना है तो हमको 5 शेयर दीजिएगा। तो ये पूरे देश राज्य भर में लोग उगाही कर रहे हैं। लेकिन रामगढ़ एक अछूता जगह है जहाँ वसूली हम लोग नहीं होने देते जी। लेकिन जब से मैं सांसद बना हूँ 4 महीने से, तब से जब यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं थे तो ये कंपनियां प्रयास कर रही थी भाजपा के लोगों से मिल करके जी। कि वो पैसा वसूली शुरू हो जाए। उसी क्रम में वो लवेदा में किसान से जब पैसा मांगा संतोष चौधरी और रियाजुद्दीन अंसारी से, तो दोनों किसान हमारे पास आए कि हाँ क्या आप यहाँ पे रामगढ़ में बिजली के पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने ठेकेदार को बोला कि आप ये गंदा काम कर रहे हैं और यहाँ पैसा नहीं लगना चाहिए। तो वो रात को दारोगा लेके गया उन किसानों को धमकाने के लिए। अच्छा। ठेकेदार ने दारोगा को लेकर गया धमकाने के लिए कि पैसा नहीं देता जाता है MP है MLA के यहाँ बताने के लिए बात। जी। फिर किसान दोबारा वापस आते हैं तो बहस करता है दारोगा, इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और एक्शन लेने के बाद दोनों का ट्रांसफर हुआ यहाँ से और सस्पेंड भी होगा लोग। कैसे हिम्मत हो गई कि एक MP से गलत तरीके से बात करना? तो बिहार के कलेक्टर और SP पूरे बिहार में रोज आता है कि हमारी बात नहीं सुनते तो सरकार के मंत्री उचकाते हैं। हिम्मत तो पटना से ना पैदा होता है। हिम्मत तो नीतीश कुमार, आप नहीं देखते हैं जब भी जाते हैं हम नीतीश कुमार जी तो राज्य का मुख्यमंत्री कभी मुख्य सचिव को कभी DGP को हाथ जोड़ते हैं कि ये काम कर दीजिए। जब राज्य का मुख्यमंत्री अधिकारियों के सामने साष्टांग हो तो उस राज्य के नीचे का कर्मचारियों का क्या हाल होगा आप समझ लीजिए। अब कोई जनप्रतिनिधि अपनी इज्जत बचाने में बात को न बता रहा हो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग वो लोग नहीं हैं जो रोग को बढ़ने देंगे। अगर रोग है, समस्या है तो इसको उजागर करेंगे और इस उजागर करने में जरूरत पड़ा तो मैं भी रिजाइन कर दिया कृषि मंत्री के तौर पे। जी। RJD प्रत्याशी अजीत सिंह जी का लड़ाई किससे है? राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई, अजीत सिंह की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के पुराने परफॉर्मेंस से है कि पार्टी ने जो वोट पाया है उसको बढ़ाएं। ये उनके लिए चैलेंज है कि 65,000 से बढ़ा करके पार्टी को कितना ऊपर ले जाएंगे। ये टास्क है। 65,000 तो है, उससे ऊपर ले जाएंगे। बाकी ये दूसरे तीसरे स्थान के लिए भाजपा और बहुजन लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। बिल्कुल। हमारे सहयोगी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। सांसद महोदय, आपको बधाई सांसद बनने की। हमारा एक सवाल है आपसे। आपने अभी सहयोगी के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि एक प्रत्याशी गोपालगंज की चिंता करते हैं, एक प्रत्याशी भागलपुर की चिंता करते हैं, तो क्या आप केवल रामगढ़ की चिंता में रहते हैं? हम तो बक्सर लोग, आप भी तो बाहरी हैं। देखिए, आपकी पढ़ाई लिखाई पे मुझे बहुत शक हो रहा है। ठीक है। आपकी विद्वत्ता पर नहीं, आपकी न्यूनतम योग्यता पे मुझे शक है। तो पहले अपनी न्यूनतम योग्यता के हिसाब से सवाल कीजिए। रामगढ़ किसका हिस्सा है? कैमूर जिले का। कैमूर जिले का। लोग किस लोकसभा का हिस्सा है? बक्सर। तो फिर हम स्थानीय नहीं हुए तो बाहरी कैसे हो गए? अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा है कि आप किसान आंदोलन का हिस्सा रहे, टिकैत साहब भी यहाँ आए और अपना आंदोलन किए। बिधुड़ी जी का एक बयान आता है, वो भी किसान आंदोलन के नेता हैं, कि हमने कांग्रेस के लिए सारा मंच तैयार किया फिर भी कांग्रेस हरियाणा चुनाव हार गई। आप क्या मानते हैं कि हार के पीछे मुख्य वजह क्या थी? हरियाणा के हार के पीछे कांग्रेस मंथन कर रही होगी कि क्या वहाँ उनसे चूक हुई है। निश्चित तौर पे जो आंकड़े हमारे सामने हैं उस आंकड़े में मतों का विभाजन मैंने देखा है, बड़े स्तर पे विभाजन हुआ है और दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी की वोट प्रतिशत बराबर होने के बाद भी 11 सीटों का अंतर होना भी एक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है कि जब हम वोट बराबर पाते हैं तो 1-2 सीटों का अंतर होना चाहिए था, 11 सीट का अंतर कैसे है? ये कांग्रेस जरूर इस बात की समीक्षा कर रही होगी और मतों का विभाजन हुआ है, बिखराव हुआ है इंडिया ब्लॉक का। सपा अलग लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ा, तो ये क्या गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर जरूर इंडिया ब्लॉक के सभी साथी चिंता कर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे, छोटा सा ही सवाल है कि राजनीतिक विचारधारा इतनी जल्दी कैसे बदल जाती है? आप कुछ दिन पहले बीजेपी में थे तो उस समय आप मोदी जी का, ऑब्वियस बात है कि आप गुणगान करते होंगे, फिर अभी आप मोदी जी की बुराई करते, इतनी जल्दी कैसे विचारधारा बदल जाती है? देश क्यों हरा देता है किसी को? अगर चीजें साफ स्थायी हों
कि कांग्रेस किसी जमाने में 50% वोट पाती थी, अब 20% पाती है। तो कहाँ स्थायी है? लोकतंत्र स्थायी होने का सिद्धांत नहीं है। अगर स्थायी होने का सिद्धांत है तो फिर राजतंत्र है। अगर काम नहीं हो रहे हैं तो उसका गुणगान कब तक करिएगा? 2 करोड़ पक्की सरकारी नौकरी हर साल देंगी, मोदी ने कहा था कि नहीं? किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, मोदी ने कहा था कि नहीं? 15 लाख प्रति व्यक्ति के घर में हम खाते में जमा करेंगे, यह बात उन्होंने कहा था कि नहीं? तमाम बातों को जब देखेंगे तो मोदी को क्यों होना चाहिए? अगर कोई मोदी के पक्ष में खड़ा है तो फिर वो माना जाएगा कि वो अंधभक्त है। फिर तो मैं तो अंधभक्त हूं नहीं। मतलब आपका कहना है कि लोकतंत्र में विचारधाराएं बदलती रहनी, विचारधाराएं नहीं, नेता बदल जाएंगे, नेता बदल जाएंगे, पार्टियां बदल जाएंगी, विचारधारा नहीं बदलेगा। अब एक विचारधारा और मुद्दे स्थायी हैं, शाश्वत है मेरे मुद्दे, और जो उन मुद्दों पे काम करेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर, वही सरवाइव करेगा। यहाँ नेताओं के लिए भारत का निर्माण नहीं हुआ था, यहाँ राजनीतिक दलों के लिए भारत का निर्माण नहीं हुआ था। देश की आजादी दूसरे काम के लिए हुई थी, देश में लोकतंत्र की स्थापना दूसरे कार्य के लिए हुई थी। यहाँ अडानी अंबानी के घर भरने के लिए नहीं हुआ था। अगर ये सोचता होगा कोई नेता कि हम अडानी अंबानी के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम नहीं करेंगे, तो सुधाकर सिंह चुनौती के रूप में खड़ा रहेंगे। नहीं, इस बात के लिए तो हम आपको धन्यवाद भी करते हैं, और एक पत्रकार होने के नाते हम आपको विशेष धन्यवाद इसलिए करते हैं कि आप सरकार में रहते हुए भी मुखर आवाज उठाए और आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और यह एक नाजिर बनी युवा नेताओं के लिए। एक सवाल और मेरा चलते चलते है कि एक सर्वे हो रहा है हम लोग के यहाँ जमीन का, और इसमें भारी अनियमितताएं हो रही हैं। एक तो जानकारी का अभाव है, और ऐसा लग रहा है कि हड़बड़ी में इस डिसीजन को लिया गया है। घूसखोरी को रोकने के लिए और इस सर्वे के अनियमितताओं को रोकने के लिए माननीय सांसद क्या कदम उठाएंगे? पहला मैं बिहार का नेता हूं जो सर्वे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में किया, और मैं पत्र लिखा 2 पेज का मुख्यमंत्री को, पूरा विस्तार से। आप पत्र मैं दे दूंगा कि इन तरीकों से आप चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं, सलाह भी दिया सरकार को। लेकिन एक बात भी तो सही है लोकतंत्र में कि काम तो कार्यपालिका करेगी ना, और कार्यपालिका में बैठे हुए नीतीश कुमार और भाजपा है, वो ना करेंगे इसको ठीक। मंत्री जो है दिलीप जायसवाल, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने खुद कहा कि हमारे विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, इसको कम करना है। लेकिन कम कहाँ हुआ? आप पत्रकार के अलावा किसान भी हैं, आपके पास भी 2 बीघे 4 बीघा है। तो गांव देहात में जब एक बार दुल्हन आती है तो उसका एक बार मुंह दिखाई देता है परिवार का, फिर उससे सब लोग अपना व्यवहार सामाजिक रहता है। लेकिन नीतीश कुमार के राज में तो जब जाते हैं अंचल में जमीन का कागज देखने के लिए, तो आप अगर एक बार गए तो भी 500-600 देना है, फिर अगली बार जाएंगे तो उसी कागज को देखने के लिए फिर 500-600 देना है, अगर गलती से तीसरी बार चले गए तो उसी कागज के लिए फिर 500-600 देना है। और इस पर 3 वीडियो हमारे किसानों ने भेजा था, दिनारा का, सासाराम का, दुर्गावती का, और तीनों ही मैंने मीडिया को रिलीज किया और तीनों जगह का सस्पेंड कराया। तो हम तो जो प्रयास करना है कर ही रहे हैं। मेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार राज्य में ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट मीटर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसका आंदोलन अपने कैमूर में भी हुआ है और आपके सरकार के द्वारा भी पटना में भी किया गया। लेकिन इस समस्या पे अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। जितने भी नए कनेक्शन लगते जा रहे हैं उसमें स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, और कुछ जगहों पे पुराने मीटर को हटा करके भी नए स्मार्ट मीटर को जोड़ा गया है। और इसमें है क्या कि पहले मैनुअल मीटर था, उसके बाद फिर दूसरा मीटर चालू हुआ, फिर स्मार्ट मीटर। तो इस तीनों के जो उसका बिजली का उत्पादन है, जितना हम खपत कर रहे हैं, उससे रेट क्यों ज़्यादा हो रहा है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इस पर आपका क्या रहेगा? हम लोगों का तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मान्यता है कि जो स्मार्ट मीटर है वो स्मार्ट चीटर है। एक तरह से किसानों और आम आदमी को ठग रहा है मीटर। पहले जो हमारी लागत आता था विद्युत भार का, उसमें हम देख रहे हैं कि 20 से 30% इजाफा हो रहा है जितने भी मीटर लगे हैं। यहाँ तक कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के घर में जब स्मार्ट मीटर लगाया गया तो वहाँ का 20% उनका खपत ज़्यादा दिखा रहा है पहले से। यह बात सही है, और इसके खिलाफ हम लोगों ने पूरे व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल ने आंदोलन किया। तो जाकर के अभी सरकार थथमी है, सहमी है।
अपनी नीति में बदलाव नहीं लाई है। और जो उसका स्मार्ट मीटर खरीदने वाले जो अडानी से खरीदा गया बिहार सरकार के द्वारा, जो संजीव हंस जो सीएमडी थे, वो इसी स्मार्ट मीटर में घूस लेने में, मर्सिडीज और फ्लैट लेने के आरोप में जेल भेजेगा। तो बिहार सरकार, नीतीश कुमार जब ये जानते हैं कि स्मार्ट मीटर फर्जी खरीदा गया है, नकली खरीदा गया है, तो इसको हटा देना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो अडिग हैं। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार अब टायर्ड हो गए हैं, अब उनको रिटायर करने की जरूरत है। और रिटायर नहीं हो रहे हैं तो वो रावण जो उनके साथ खड़ा है, लोग जो उनकी आड़ में लूट मचा रखे हैं, वो एक महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा इस बार गए थे दशहरा के दिन नीतीश कुमार जी रावण का पुतला बंद करने के लिए, तो उन्होंने अपने पहले दाएं देखा, फिर उन्हें बाएं देखा और फिर तीर धनुष को फेंक दिया, छोड़ दिया। इसलिए देखे कि ये नकली रावण का पुतला फूकने से क्या फायदा है, असली रावण तो मेरे दाएं बाएं खड़ा है भाजपा वाले, लेकिन अब उनके चंगुल में है, उससे निकल नहीं सकते। तो अब राष्ट्रीय जनता दल 2025 में नीतीश कुमार को मुक्ति देगा, जो उनकी आत्मा कुर्सी में फंसी है, तो उसकी मुक्ति दे देगा राष्ट्रीय जनता दल, तब जाकर बिहार में इस तरह की समस्याओं का समाधान होगा। जन सुराज को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं, अब क्या मानते हैं इस चुनाव में जन सुराज का कितना असर पड़ेगा उपचुनाव में? जन सुराज तो कहीं दिखता नहीं है, अब रिजल्ट के बाद कुछ पता चलेगा। जन सुराज के जो संस्थापक हैं, एक रिकॉर्ड बता दें कि 0 से 100 के हों, कोई परिणाम को, कोई छोटी पार्टी हो जो खड़ी हुई हो, उसको 100 पे पहुंचाए हों। ये तमाम जो मैकेनिज्म जो अडॉप्ट किया है जन सुराज के लोगों ने, जिस टेक्नोलॉजी को, जो मैकेनिज्म को, वो आप कोई छात्र 90% ला रहा हो तो उसको आप 100% कर सकते हैं, लेकिन अब 0% के छात्र को आप 100% नहीं कर सकते। तो ये आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि नोटा से ऊपर रहेंगे, इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है किसी को जन सुराज के बारे में। रामगढ़ में तो उम्मीद नहीं है, बाकी जगहों पे भी नोटा से थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे तो चौथे स्थान पे पहुंच जाएंगे लोग। उनके प्रत्याशी को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी पूर्व में भी लोकसभा के चुनाव उन्होंने नहीं, विधानसभा का भी लड़े हैं, रामगढ़ में 1500 वोट पाए थे। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा ही लड़े हैं, वो विधानसभा लड़े हैं, 1500 वोट पाए हैं। यहाँ पर सुशील कुशवाहा, आप 2010 के परिणाम को आप निकाल लें, तो ये और जिस पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, जिसके पास कहा था कि हम नए तरीके का हम राजनीति करेंगे, हम नए लोग को लाएंगे, हम पुराने लोगों से उनको मतभिन्नताएं थी उनके कार्यप्रणाली से, तो ये तो पुराने यहाँ रामगढ़ में, और पूरा आप जानते हैं कि 4 बार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, घोषित प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बार रद्द करना पड़ा, क्योंकि उनके पास प्रत्याशी नहीं था। तो जो वस्तुस्थिति है पूरा भी रामगढ़ जानता है, अब तो कोई चर्चा भी नहीं करता है, उनकी पार्टी वाले भी केवल हैं गाड़ी वाड़ी लेके घूम रहे हैं। वो तो बता रहे थे कि डॉक्टर पुनीत सिंह जब एमएलसी का चुनाव लड़े थे आपके भाई, तो वो मदद के लिए उनके पास गए हुए थे। गए थे, बात सही है, ये किसको नहीं मालूम है, किस काम के लिए गए थे? चुनाव में मदद के लिए। चुनाव में मदद के लिए, तो आप तो वही भाड़ा पे काम कर ही रहे थे ना, आप सबके लिए काम कर रहे थे, तो डॉक्टर पुनीत के लिए भी करना चाहते होंगे, नहीं किए होंगे तो अलग बात है, लेकिन आप किसके लिए काम नहीं किए भाड़े पर? आप सत्ता पक्ष के लिए भी किए, आप विपक्ष के लिए भी किए, आप तीसरी धारा के लिए भी किए, तो डॉक्टर पुनीत के लिए भी किए होंगे या नहीं किए होंगे, बात नहीं बनी होगी। आपका जो फीस होगा कंसल्टेंसी फीस, वो डॉक्टर पुनीत से नहीं देने में सक्षम होंगे तो नहीं किए होंगे, ये कौन बड़ी बात है। चलिए, आप राजनीतिक दल के तौर पे आपसे मदद मांगने गए होते तो हम पार्टी से निकाल देते डॉक्टर पुनीत को। चलिए दर्शकों, आपसे एक चीज हम कहना चाहेंगे कि जितना इंटरव्यू आप लोग देखे, इस इंटरव्यू में आप लोग कमेंट करके सारी चीजों को प्यूरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे, और कुछ प्रश्न आपके रहेंगे जब हम अगला बतकही का जब कार्यक्रम करेंगे, उसमें आपका नाम लेकर के बकायदे आपके प्रश्नों को हम सांसद महोदय से पूछने का काम करेंगे, जिसका आप जवाब देंगे। बिल्कुल आप जवाब देंगे उनके प्रश्नों का। निश्चित तौर पे आपके जितने सवाल होंगे जवाब देंगे, दर्शकों का हो या आपका हो, सभी सवाल का जवाब देंगे। तो अब इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, और कैसा लगा आपको इंटरव्यू? आप जब भी आए हैं बेहतर सवालों के साथ आए हैं, और इसीलिए आपके साथ थोड़ा मैं सहज भी रहता हूं कि आपके सवाल बहुत
जन सरोकार से संबंधित है। बिल्कुल दर्शकों, अगला बतकही का हम लोग का एपिसोड होगा उपचुनाव के बाद। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सलाम।